Today we'll be starting with chapter number 2 in Indian economic development, that is Indian economy between 1950 and 1990। अगर हम लोग एक पैटर्न देखें तो पैटर्न है क्या हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का पूरा। पहले तो वो बताते हैं कि जब ब्रिटिशर से हम लोगों ने इकोनॉमी इनहेरिट करी और उससे पहले जब हम लोग अपने ही एक तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे, तो हमारी इकोनॉमी की कैसी कंडीशन थी। फिर हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन 1950 से 1990 के बीच में जो हम लोगों ने सेटअप किया मेनली, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो रहा। फिर 1991 के अंदर हम लोगों ने एक टाइड लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, जिसके अगेंस्ट हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ी थी। फिर 1991 को हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आगे के जो 4-5 चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे करंट चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, जैसे रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, वो सारे चैप्टर्स हम लोगों के आगे हैं। और फिर लास्ट में एक कंपैरेटिव स्टडी है हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों को ही ऑलमोस्ट आसपास ही इंडिपेंडेंस मिला था, तीनों ने ऑलमोस्ट जर्नी सेम ही फॉलो करी है, तो हम लोग उसे स्टडी करते हैं लास्ट में। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, जब हम लोगों ने ब्रिटिशर से अपनी इकोनॉमी को इनहेरिट किया, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तब स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी। स्टैग्नेंट हम लोग बोलते थे क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं थे। हमारे यहाँ के ही कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा जो सा एग्रीगेट आउटपुट था वो बहुत कम था, लेस देन 2%, और उधर 0.5%। उसके बाद बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों बोलते थे हम लोग, बैकवर्ड इकोनॉमी थे, मैक्सिमम लोग जो से थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड के लिए, दूसरे सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1950 यानी 1947 के बाद जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी हमारे हिस्से के अंदर आई। अब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी थी कि स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी को रिवाइव करके एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएं। इसके लिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले उन्होंने जो सेट करना था वो कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा यूज करें। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच वी ट्राई टू सॉल्व आवर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्लास 11th के अंदर भी हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होते हैं। स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने की। ये हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th के अंदर, जो यूनिवर्सल फिनोमिना है, क्योंकि स्कैर्सिटी इज द अंडरकरंट, स्कैर्सिटी इज द रीजन व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स पहले हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, फिर इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं, फिर समझेंगे हमने कौन सा एडॉप्ट किया, कितना वो सक्सेसफुल रहा। तो सबसे पहले 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें से सबसे पहली आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो हम लोग हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आई क्या, स्कैर्सिटी की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस, हम लोग या कोई प्रोड्यूसर क्या चीज प्रोड्यूस करे। स्कैर्सिटी माइक्रो लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और मैक्रो लेवल पे, कंट्री के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो हमारे यहां पर सारे रिसोर्सेज एबंडेंस में नहीं है। कोई कंट्री किसी रिसोर्स के अंदर एबंडेंट में है, किसी कंट्री के अंदर कोई रिसोर्स ज्यादा रिच है वो किसी रिसोर्स के अंदर। तो पहली बात है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, जिसके 2 आंसर आते हैं, वन इज काइंड ऑफ गुड्स एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कितनी तरह के गुड्स बनाएं और वो गुड्स कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाएं, इसे हम लोग जो सा है देखते थे किसके अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है अपने कंजम्पशन के लिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे मशीन वगैरह जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं और गुड्स के। तो क्या कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। दूसरा, क्या सिविल गुड्स बनाएं या वॉर गुड्स बनाएं। दिस इज काइंड ऑफ गुड्स। और चलो हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, कुछ कैपिटल गुड्स बनाएंगे, तो किस प्रपोर्शन में कैपिटल गुड्स बनाएं। मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं या 100 रिसोर्सेज हैं, 100 में से कितनी परसेंट में कैपिटल गुड को अलॉट करूं और कितनी में कंज्यूमर गुड को अलॉट करूं। ये हम लोग देखते थे किसके अंदर, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम जो सी थी, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करें। इसके अंदर आती थी चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात। किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इधर वी कैन गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर दूसरा हो सकता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर मशीन्स कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होंगी, लेबर कम यूज होगी, ऐसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
दूसरी तरफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर लेबर ज्यादा यूज में आएगी और मशीन्स हम लोग कम यूज करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की थी हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें या फिर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें। और तीसरा जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम प्रोड्यूस करें, क्योंकि सेक्शन ऑफ सोसाइटी मींस सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बेसिकली, वन इज हैव्स एंड द सेकंड वन इज हैव नॉट्स, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें तो रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन के लिए, किसके लिए अल्टीमेटली गुड्स प्रोड्यूस करें। ये थी हमारी तीसरी प्रॉब्लम, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आज समझेंगे तीन इकोनॉमिक सिस्टम, जिन इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को खत्म करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही है हमारी तीन तरह से हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैपिटलिस्ट, द सेकेंड वन इज सोशलिस्ट एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स प्रोडक्शन के अंदर यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या हैं, ये मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर ऑन्ड और मैनेज्ड हैं, ऑनर कौन है और मैनेज कौन कर रहा है, उसे अगर प्राइवेट सेक्टर वाले कर रहे हैं तो दैट इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द सेकंड नेम फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मार्केट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई, या मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई, जहां पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दिस ऑल आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। टाटा, अंबानी, ये सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर सारी की सारी चीजें हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे के सारे किसे ऑन करते हैं, कौन ऑनर है इनका, कौन मैनेज करता है, अगर गवर्नमेंट है तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन और मैनेज्ड हैं किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर हम लोग बोलते हैं को एग्जिस्टेंस है दोनों का, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो से हैं वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप के अंदर आते हैं और बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो से हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ऑनरशिप के अंदर आते हैं। तो तीन इकोनॉमिक सिस्टम हुए जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं एक तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं तीनों के बीच में, और दूसरा जो सा आएगा वो आएगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन इकोनॉमिक सिस्टम्स का, इन इकोनॉमीज का। जो हमारी कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ मनी। तो दिस इज व्हाट दिस इज अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, सोशल जस्टिस, या वर्ड हम बोल देंगे सोशल वेलफेयर, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो पाए। वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर भी फोकस करते हैं, प्लस हम लोग ये देखते हैं कि सोशल वेलफेयर भी जो सा है वो चलता रहे। तीसरा डिफरेंस अगर हम लोग क्रिएट करें इनके बीच में, तो तीसरा डिफरेंस आता है कि किस तरीके से प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं, किस तरीके से तय होता है कौन से गुड्स कितने रुपए के बिकेंगे। हम लोग क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं मैक्सिमम, दैट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किस गुड की कितनी डिमांड है, किस गुड की कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे फाइनलाइज होता है कि गुड्स कितने के बिकेंगे। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम लोग फाइनलाइज करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि गुड्स अल्टीमेटली कितने रुपए के सेल आउट होंगे। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस डिटरमाइन होंगे, गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी कि कौन से गुड्स कितने रुपए के सेल आउट होंगे। एंड लास्ट वन मिक्स इकोनॉमी, जहां पर कुछ प्राइजेस गवर्नमेंट तय करेगी और बाकी जो उनसे हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो उनसे हैं बेस्ड हैं।
तो ये हुए हमारी तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स या तीन तरह के इकोनॉमीज. वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द सेकंड वन इज सोशलिस्ट एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सबसे पहला डिसीजन जो हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर था कि वो कौन से मॉडल को एडॉप्ट करें. तीन मॉडल्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी. जवाहरलाल नेहरू जो उनसे थे वो ज्यादा फेवर में, या मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो उनसे थे वो ज्यादा फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, क्योंकि अभी तो ब्रिटिशर से हमने इकोनॉमी अपनी इनहेरिट करी, अभी तो हमने उनसे आजादी पाई. अब अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर वालों के हाथ में सारी की सारी चीजें दे देंगे तो नॉर्मल सी बात है वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करेंगे, और जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है, जो सोशल जस्टिस है, सबको काम मिल पाए, सबको खाना मिल पाए, वो हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो पाए. तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो सोवियत यूनियन ने फॉलो किया था, पहले वो फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के. लेकिन सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में दे दें और डेमोक्रेसी की कहीं जगह ही ना हो या प्राइवेट सेक्टर की कहीं जगह ही ना हो, ये ज्यादा सूट नहीं कर रहा था. दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके तो फेवर में कम ही पॉलिटिशियंस थे, और उसका रीजन क्या था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन मोटिव रहेगा प्रॉफिट. फाइनल किया हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी के साथ हम लोग मूव किए, हम लोगों ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल. जहां पर अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी हमारे यहां पर जो मेजर रोल है वो गवर्नमेंट का था. स्टार्टिंग में जो किया गया था, प्राइवेट सेक्टर वालों को सेकेंडरी रोल दिया गया था, उनके रोल को भी लिमिट किया गया था लाइसेंस वगैरह के थ्रू, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाकर. तो क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मैक्सिमम सेक्टर्स जो उनसे थे वो रिजर्व थे गवर्नमेंट के लिए, और कुछ ही सेक्टर्स ऐसे थे जो उनसे के ओपन थे प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए. तो फाइनली कभी अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट किया था, तो इट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम समझेंगे कि ठीक है, ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों ने इतना स्टडी किया, तीनों के बीच में डिफरेंसेस समझे. अब यहां पर एट टाइम क्वेश्चन ये आ जाता है कि तीनों ही इकोनॉमीज किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं. यानी कि पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें. हो सकता है क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा हो, और यहां पर जो आज मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इस पे ज्यादा फोकस करके चलेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस हम लोग देख चुके हैं कि कितनी तरह के गुड्स बनाए, कितनी क्वांटिटी में गुड्स बनाए. तो सबसे पहली बात आती है कैपिटलिस्ट के हिसाब से. कैपिटलिस्ट के हिसाब से वो मानकर चलते हैं कि जिन गुड्स की डिमांड है, याद रखेंगे, जिन गुड्स की डिमांड है, जिन गुड्स को हम लोग प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं, मानकर चलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि हमें वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए. आप लोगों को एज सच आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग काइंड और क्वांटिटी ऑफ गुड्स देखते हैं, कितनी तरह के गुड्स बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए. तो कैपिटलिस्ट के अंदर जो हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं कि किन गुड्स की डिमांड है और कौन से गुड्स हम लोग प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. द सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किया जाए. और मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगा, मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर वाले होंगे वो प्रॉफिट मोटिव से, और जो हमारा गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें. जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो मैं साथ के साथ आप लोगों को बताता चल रहा हूं. हम लोग इलैबोरेट तो इन्हें अपने नोट्स और दूसरी वीडियोस के थ्रू जो मेरी बनी हुई हैं उनके थ्रू हम लोग कर ही सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. जैसा समझाया कि हाउ टू प्रोड्यूस करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हो सकती हैं. वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक जहां पर ज्यादा मशीन्स यूज होंगी, लेबर का यूज कम किया जाएगा. दूसरी तरफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जहां पर लेबर कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी और मशीन्स का यूज कंपैरेटिवली कम किया जाएगा. जो आंसर रहेगा हाउ टू प्रोड्यूस का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, एट टाइम हम लोग क्लास 11th में मानकर चलते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो ज्यादातर जो उनसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं. लेकिन अभी क्लास 12 के अंदर हम लोग लिखकर चलेंगे कि जोन सी भी टेक्निक चीप पड़ रही है,
जहां पर भी हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आ रही है, चाहे फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, चाहे फिर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज की जा सकती है। जोन सी भी टेक्निक चीप पड़ रही है, कहीं पर अगर मुझे लग रहा है कि मशीन हटाकर अगर मैं 4 लेबर को लगा लूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो हम लोग वो टेक्निक यूज करेंगे जोन सी के हम लोगों को क्या पड़ेगी, चीप पड़ेगी, जो हमें सस्ती पड़ेगी। इलैबोरेट करते हुए हाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाले जो वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते हैं, तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है। लेकिन हम लोग जो लिखेंगे, जो हाईलाइट करेंगे अपने आंसर के अंदर, वो हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड, वेदर दैट टेक्निक इज लेबर इंटेंसिव और इट इज कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। वैसे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी लिखा हुआ क्या है एनसीईआरटी के अंदर, उन्होंने बोला गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया कि कौन सी टेक्निक यूज होगी। आप लोग इतनी बात लिखने के बाद अपनी तरफ से ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादातर कोशिश करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने के लिए। जैसे कि हम लोग पहले भी कई बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो लघु उद्योग, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करती है? उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्योंकि वो कैसी टेक्निक यूज करते हैं, वो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली टेक्निक, ज्यादा लेबर को काम मिल पाता है वहां पर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गवर्नमेंट डिसाइड करती है और ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे फोकस रहता है क्योंकि ज्यादा लोगों को काम मिल पाता है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों आएंगे, मिक्स है तो दोनों आ जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज होगी। एंड द लास्ट वन सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। अब यहां पर फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। अपने आंसर को इलैबोरेट करने के लिए आप लोग लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर यहां पर आएगा हु कैन अफोर्ड, किसके लिए गुड्स बनाऊं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जहां से मेरा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। ज्यादातर रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना पसंद करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या ध्यान रहेगा कि किस चीज की सोसाइटी को जरूरत है। नीड के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए। यहां पर हम पुअर सेक्शन पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं, क्यों चाहते हैं जो इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम है कंट्री के अंदर, रिच बहुत रिच है और पुअर बहुत पुअर है, वो डिफरेंसेस कुछ कम हो पाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है और ज्यादातर नीड के बेसिस पे, ना कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आज के टाइम पर कोवैक्सीन का हम लोग देखें, जितनी भी आ रही हैं कोविड से रिलेटेड, वहां पर क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। वहां पर हम नीड देख रहे हैं कि किसे जरूरत है। वहां पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि महंगी से महंगी बनाए और प्राइस ज्यादा रख दे। जो रिचर सेक्शन है जान बचाने के लिए किसी भी प्राइस पे परचेस करेगा। और मिक्स इकोनॉमी आंसर विल बी व्हाट, हम लोग दोनों चीजें को देखकर चलते हैं। हमारे यहां पर लग्जरी गुड्स भी बनेंगे, एसीज, कार, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, सब कुछ बनेगा रिचर सेक्शन के लिए। दूसरी तरफ हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक भी पहुंच पाए। हमारे यहां पर जो सेटअप हुआ था, हमारे यहां पर सेटअप हुई थी, याद रखेंगे, प्लानिंग कमीशन 1950 के अंदर। जब भी हमें कभी आंसर स्टार्ट करना रहेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या मॉडल एडॉप्ट किया, तो इन सब का जिक्र करके साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया इन 1950। हमारे यहां पर जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी वो 1950 के अंदर सेटअप हुई थी। और इस चीज को खास ध्यान रखेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने सेट किया था कि हम लोग प्लान्स बनाकर चलेंगे आने वाले 5 साल के लिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान्स। 1950 में स्टार्ट हुआ था वो 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट, डिसाइड किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। प्लानिंग कमीशन को हेड कौन करता है? प्लानिंग कमीशन को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और खास बात याद रखेंगे कि प्लानिंग कमीशन का जो सिस्टम था वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कैबिनेट से, उसके बाद प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गई थी 1 जनवरी 2015।
तो 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था एक नई बॉडी ने, ऑटोनॉमस, एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई थी जो प्लान्स बनाया करते थे कि आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग किन चीजों को टारगेट करने वाले हैं। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हुई, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने। फुल फॉर्म याद रख लेंगे नीति आयोग की, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक इंस्टीट्यूशन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो नाम चेंज हो गया था, प्लानिंग कमीशन बंद, नीति आयोग वो सेटअप इन 2015। हमारे सिलेबस में से 5 ईयर प्लान्स हट चुके हैं, नहीं तो बहुत सारे थे कि फर्स्ट प्लान में किस चीज पे फोकस था, सेकंड में किस चीज पे फोकस था, थर्ड में किस चीज पे फोकस था। बहुत लेंदी पार्ट हो जाया करता था और लर्निंग पार्ट बढ़ जाया करता था। हम लोग जो फोकस करके चलने वाले हैं, हम लोग फोकस करके चलने वाले हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स के ऊपर, कि 20 साल के लिए हमारा मेन एम क्या था, आने वाले 20 साल के लिए हम लोग किन चीजों पर टारगेट करके चल रहे थे। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसी रही जो 5 साल को हम लोग फोकस करें और वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं था। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो बनते हैं लंबे समय के लिए, उन्हें पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं हम लोग। और पर्सपेक्टिव प्लान्स के अंदर हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे कि 4 प्लान्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, हम लोग 4 प्लान्स का ध्यान रखेंगे। और उनमें से सबसे पहला जो हमारा फोकस था गवर्नमेंट का, इट वॉज ऑन ग्रोथ। तो पहला जो हम लोग ध्यान रखेंगे वो हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, ग्रोथ। पहला पर्सपेक्टिव प्लान हमारा। ग्रोथ में का मतलब तो सबको पता है हमें, ग्रोथ का मतलब किसी चीज को बढ़ना। और ग्रोथ किसी भी कंट्री की हम लोग किस चीज से जज करते हैं, हम लोग जज करते हैं वहां की जीडीपी से। तो हमारी कंट्री में एक साल के दौरान जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनकी हम लोग वैल्यू देखें तो दैट इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ अ कंट्री। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीडीपी। तो हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी हमारा इंक्रीज हो पाए। कंट्री टू कंट्री स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, याद रखेंगे वर्ड भी गिवन है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन डिफर करता है। किसी कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा होगा, किसी कंट्री के अंदर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसी में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हमारे यहां पर जो चेंजेस देखे गए, हमारे यहां पर हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शरी सेक्टर पे मूव करें। जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का है। हमारी कोशिश क्या थी, जीडीपी बढ़े। और जीडीपी बढ़ाने के लिए एक तो हम लोग चाहते थे कि हमारे यहां पर कैपिटल गुड्स ज्यादा से ज्यादा बने, और दूसरा याद रखेंगे सपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। क्योंकि अगर कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने और वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं तो उस चीज के लिए जरूरी है कि जो भी सपोर्ट सर्विसेज, जो भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड चाहिए वो हमारे यहां पर अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि हमारी कंट्री का एम था जीडीपी बढ़े। जीडीपी कैसे बढ़े, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, एग्जैक्ट लाइन यूज कर लीजिएगा कि स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़े हमारे यहां पर सपोर्ट सर्विसेज बढ़े, जिसके थ्रू हम लोग एम कर रहे थे कि हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़े। और जीडीपी बढ़ने का एक एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ पाती है। तो पहला हमारा पर्सपेक्टिव प्लान हुआ कौन सा, ग्रोथ। द सेकेंड वन इज मॉडर्नाइजेशन। सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फोकस करके चलेंगे इन पे हम लोग। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न आउटलुक। हम लोग चाहते थे कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो और उस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज में लेकर आए। दिस इज नॉन एज मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर 2 चीजों को हम लोग इलैबोरेट करने वाले हैं। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग प्रिमिटिव मेथड्स यूज किया करते थे, पुराने मेथड्स यूज किया करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो पर हेक्टर लैंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स था वो बहुत कम था। हर स्फेयर ऑफ लाइफ में चीजों को, आउटपुट को बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत थी, मॉडर्नाइजेशन की। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसके अंदर, जो एट टाइम बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ अ कंट्री। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने से नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग एडॉप्ट करें, एक सोशल आउटलुक भी अपना चेंज करें। इसके अंदर जो आएगा, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वीमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट। फीमेल्स ज्यादा वर्किंग होनी चाहिए, दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, whether that is trade, whether that is commerce, whether that is बैंक, schools, colleges, universities, हर जगह पर women empowerment पर भी फोकस किया गया था। that comes under what? that comes under modernization। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा आ जाएगा अपनी सोच को चेंज करना, फीमेल्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इंकरेज करना। द थर्ड वन, सेल्फ सफिशिएंसी। एक ऐसा टाइम था फूड ग्रेन्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और अमेरिका ने तो बोल दिया था कि जब तक कि आप अपना पाकिस्तान के साथ जो आप लड़ाई झगड़ा चलता रहता है उसे ख़त्म नहीं करोगे, हम आपको फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे। और पहले 7 प्लान्स, 7 पहले जो प्लान्स थे 5 ईयर वाले, उनमें हमारा फोकस भी यही था कि हम दूसरी कंट्री से कुछ खरीदे ना। हमारी क्या कोशिश थी कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे अपनी कंट्री के अंदर बना पाए, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंसी कम हो, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करें हम लोग, और दूसरा जो हमारा फोकस था फॉरेन इंटरफेरेंस कम करें हम लोग। ना तो दूसरी कंट्री पे हम लोग डिपेंडेंट हो, ना ही दूसरी कंट्री किसी भी रीजन से हमें डोमिनेट कर पाए। दिस इज व्हाट दिस इज थर्ड वन, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी, जहां पर कीवर्ड हम लोग इलैबोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉरेन डिपेंडेंसी और फॉरेन इंटरफेरेंस हम लोग कम से कम चाहते थे। And the last one for today, or last one in the perspective plan, is equity. Basic necessities of life सबके लिए अवेलेबल हो, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उनसे वो डिप्राइव्ड ना रहे, हर किसी तक के। कहा जाता था ये चीज कि ये सारे के सारे जितने भी पर्सपेक्टिव प्लान्स थे जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच रहे थे इंप्रूवमेंट्स, वो सारे बेकार हैं जब तक के इक्विटी का जो हमारा गोल है वो अचीव ना हो पाए। जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ ना कि उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हो। तो दीज वर 4 पर्सपेक्टिव प्लान्स। आई होप दीज आर क्लियर।